ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਾਲ ਰਾਜਪੂਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਪਰ ਆਈਏਐਸ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ यूपीएससी ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਉਹ ਵੀ एग्जाम ਦਾ ਨੂੰ प्रिपेयर किमें किया, की कुछ रहा जिंदगी च, सब तो पहले करते हैं स्वागत है आपका। सत श्री अकाल। ठीक हो? बढ़िया, आप कैसे? बहुत बढ़िया। अच्छा, थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे कि कौन से गांव से हैं, कहाँ से हैं, एजुकेशन की स्टार्टिंग कैसे रही? सबसे पहले तो मैं अपना नाम ही बता देता हूँ। मेरा नाम कृष्णपाल राजपूत है जी। मैं आईएएस 2022 बैच से बिलोंग करता हूँ जी। और पंजाब मेरा कैडर है, संपारिक उसको हिंदी में कहते हैं। बेसिकली मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मध्य प्रदेश में निवाड़ी ज़िले में एक ओरछा नाम का कस्बा है, छोटा सा। जी। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। जैसे हम यहाँ पिंड बोलते हैं, गाँव। गाँव तो गांव तो नहीं है वो, जैसा कस्बा जो होता है गांव और शहर के बीच में जो एरिया होता है, जो ना पूरा गांव है और ना पूरा शहर है, कस्बा उसको बोलते हैं। मेरा जो घर है, मेरा जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ से मेरी एजुकेशन की शुरुआत हुई, वो मेरा ओरछा नाम की जगह है, कस्बा है, वो है। एजुकेशन का सफ़र कैसे रहा? जी, शुरुआत मेरी ओरछा से ही हुई बिल्कुल। और शुरुआत में मैंने हिंदी मीडियम से अपनी पढ़ाई की सारी। जी। सारी का मतलब है कि 8वीं तक मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की। बाद में फिर जो हमारे ज़िले का हेडक्वार्टर है निवाड़ी, जी, मैं उधर चला गया। जी। अकेले, और नॉट अकेले बट मेरी और मेरी बड़ी बहन दोनों हम साथ में वहाँ पढ़ने चले गए। वहाँ हमने रूम में रेंट पर लेके पढ़ते थे। रूम था हमारे पास। 8वीं के बाद? 8वीं के बाद जी। उसके बाद फिर हम लोग ग्वालियर, जो हमारे लिए सबसे, मध्य प्रदेश जो हमारे घर से सबसे पास में सबसे बड़ा शहर ग्वालियर पड़ता था। जी। तो हम ग्वालियर चले गए। वहाँ से मैंने अपनी 12th की और साथ में अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी की। जी। ग्रेजुएशन मेरी 2019 में पूरी हुई है। उस तो बाद मैं दिल्ली चला गया और दिल्ली से फिर मैंने अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरू की 2019 से। सिविल सर्विस का कैसे आया मन में कि करनी है, और भी काम होंगे और भी नौकरीज हैं? जी। देखिए, इसमें मैं बिल्कुल एकदम मैं ईमानदारी से जवाब दूंगा। मेरी माँ जो हैं वो आंगनवाड़ी में वर्कर, आंगनवाड़ी जो हेल्पर होती हैं, आंगनवाड़ी में 2 लोग होते हैं, एक आंगनवाड़ी हेल्पर और आंगनवाड़ी वर्कर। तो हेल्पर जो सबसे नीचे होता है, उनका जो काम होता है। तो मेरी आंगनवाड़ी में वर्कर हैं, तो शुरुआत से तो पापा भी थोड़ा बहुत देखते रहते थे मम्मी के साथ काम वगैरह थोड़ा बहुत आंगनवाड़ी का। तो उन्हें पता था SDM और जो भी सारे सिविल सर्वेंट हैं उनके बारे में पता था, क्योंकि दौरा लगता रहता है, हमें पता है सबको, आंगनवाड़ी में दौरा होती रहता है। सारा डायरेक्ट कंट्रोल सिविल प्रशासन या जिला प्रशासन जो है उनका और कंट्रोल होता है। तो पापा और मेरी जो मम्मी है उनका सपना था ये, और मैं इसलिए मैं आपसे बताऊँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा। और सिंस मेरा भी कोई ऐसा खुद से रुझान नहीं था, खुद का भी पैसन नहीं था कि नहीं मुझे तो यही करना है, तो मेरा भी रुझान नहीं था। और पापा और मुझे भी जब पापा ने बताया स्कूल के बारे में तो मुझे भी अच्छा लगा। तो शुरुआत मैंने अपनी स्टेट PCS जो होती है, जैसे आपके पंजाब में पंजाब PSC है, हमारे यहाँ MP PSC है, उससे तैयारी मैंने शुरुआत की ग्वालियर में ही। जैसा मैंने बताया कि मैंने कॉलेज अपना ग्वालियर से किया, तो ग्वालियर से मैंने स्टेट PCS की तैयारी शुरू की। लेकिन धीरे धीरे पता लगता गया कि अच्छा स्टेट PCS से भी बड़ा कुछ होता है और बेहतर होता है। तो फिर बाद में कॉलेज ख़त्म होने के बाद में दिल्ली शिफ्ट होके और UPSC की तैयारी। ग्रेजुएशन तो किहड़े सब्जेक्ट? जी। 12th मैंने PCM से की, लेकिन सिंस अगेन कि मेरा बाद में फोकस यही रहने वाला था सिविल सर्विस, तो मुझे करना ही सिविल सर्विस है, तो ग्रेजुएशन मैंने फिर BA से किया। तो BA जो ग्वालियर में अवेलेबल था उसको BA प्रोग्राम कोर्स कहते हैं, जिसमें आपके पास 3 सब्जेक्ट होते हैं। इट्स डिफरेंट देन BA ऑनर्स जी, जिसमें आपके पास 1 सब्जेक्ट होता है। तो आई हैड हिस्ट्री, इंग्लिश एंड इंग्लिश लिटरेचर एंड सोशोलॉजी एज सब्जेक्ट इन माई BA प्रोग्राम। जो तुसी तैयारी करने चले गए जी UPSC की जी, तो कैसे आपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर किया, कैसे तैयारी की, डे प्रोग्राम क्या था, पढ़ने का प्रोग्राम क्या था, पूरा क्या बना के चले जी? सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि मेरा दूसरा प्रयास था, सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने
प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाया था। अच्छा। जी, so this was my second attempt. Then coming to your point कि कैसे तैयारी की। देखिए मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है यूपीएससी में ये इम्पोर्टेंट नहीं कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कितना समय अपना व्यर्थ में गवाते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। क्योंकि देखिए हर व्यक्ति के सामने समस्याएं दूसरी होती हैं, किसी के पास हो सकता है वो जॉब भी कर रहा हो, जॉब भी करना ज़रूरी हो, तो वो तो 12 घंटे नहीं पढ़ पाएगा। तो मेरा ऐसा भी फिक्स नहीं रहता था कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, लेकिन मैं कोशिश करता कि कम से कम समय अपना जो है वो व्यर्थ गवाया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप जाग रहे हैं, अगर आप कुछ और काम नहीं कर रहे हैं ज़रूरी काम, तो फिर आप उस टाइम पे पढ़ रहे हैं। तो जब मैंने पढ़ाई की जो नॉर्मल दिल्ली में जैसे मैंने बताया मैं रहता था, कुछ साथ में लड़के थे तैयारी करने वाले, एक ही लाइब्रेरी पीजी में थे साथ में, थोड़ा बहुत गाइडेंस उनसे मिला, थोड़ा बहुत कोचिंग से मिला, कुछ सीनियर मिल जाते हैं आपको लाइब्रेरी में, वो हेल्प करते हैं। बाकी टाइम फोकस करते हैं, फिर भी अगर ऑन एन एवरेज अगर मैं बोलना चाहूँ तो 10 से 12 घंटे तो आपको पढ़ना पड़ता है इसमें यूपीएससी में। इसलिए चूँकि मैंने बताया कि मैं ग्रेजुएशन के बाद ही दिल्ली गया था, तो मेरे पास पूरा टाइम, पूरा दिन होता था पढ़ने के लिए। आपके पास फाइनेंस है, जो पैसा है बहुत ज़्यादा नहीं था। बिल्कुल। उस पोजीशन को कैसे आपने हैंडल किया? इसमें तो देखिए माँ बाप का, लोग कहते हैं कि माँ बाप भगवान से बड़े होते हैं, माँ बाप का दर्जा जो होता है क्या बात है। वो भगवान से बड़ा होता है। इसमें मैं कहूँगा कि मेरे जो माँ और बाप, मतलब माँ और पिताजी जो हैं, दोनों का ही उन्होंने अपनी लाइफ इतनी सादगी से जी है। अभी भी मेरे पापा बहुत सादगी से जीते हैं। इतनी सादगी से उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी है कि वो मेरे लिए दिल्ली में जो खर्चा जो होता था, फाइनेंशियल एक्सपेंस जो आपके होते थे, वो उतना अरेंज कर पाएँ। और मैं ये बात बड़े गर्व से कहता भी हूँ अभी भी अपने दोस्तों में, या जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम होता है जहाँ पे जान पहचान के लोग आते हैं कि और कि मैं बहुत बड़े घर से नहीं हूँ, लेकिन दिल्ली में अगर आप देखेंगे बहुत से जो घर बच्चे पढ़ने आते हैं, तैयारी करने आते हैं, वो अच्छे घरों के, वेल ऑफ फैमिली से होते हैं। बट मैं उतने वेल ऑफ फैमिली से नहीं हूँ, बट मैंने कभी फील नहीं किया वहाँ पे कि मैं इनसे कहीं कम हूँ किसी भी फाइनेंशियल मैटर में। कभी कोई आप रैंक हो, फीस हो, या सीरीज के लिए कुछ भी आपको एक्सपेंस देना, पापा ने मतलब कभी उनका प्रथम फोकस ही पहला प्राइमरी उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यही रहती थी कि कृष्णपाल के पास जो है हमेशा मंथली जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ही पैसा पहुंच जाए। फर्स्ट टाइम आप सक्सेस नहीं हो पाए, उस मानसिक हालात से कैसे बाहर आए सेकंड अटेम्प्ट के लिए? जी, मैं समझता हूँ इसमें कि जब आप फेल हो जाते हैं या कोई काम आपका असफल हो जाता है, तो इसमें मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप उस काम को एनालाइज करें जो आपका फिर असफल हो गए। कोई भी काम हो, केवल परीक्षा वाली बात नहीं है, कुछ भी आप ज़िंदगी में कर रहे हैं, आप उसमें मुझे लगता है उसमें उसको टेंशन लेने की बात नहीं होती है, उसमें ज़रूरत होता है जो, मतलब शुरुआत से मेरी सोच ऐसी रही है, मैं ऐसी सोचता था कि आपको ये देखना कि आप फेल क्यों हुए, आपने क्या कमी कर दी, कहाँ आप पीछे रह गए बहुत। क्योंकि जो सिलेक्शन ले रहे हैं, जो क्वालिफाई कर रहे हैं, वो भी हमारे जैसे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, नॉर्मल पढ़ रहे हैं। जी जी। तो मैं ऐसे कोई मानसिक, क्योंकि मानसिक उसमें तो नहीं था, टेंशन में, तनाव में, मानसिक तनाव नहीं था मेरे लिए। मैं तो और ज़्यादा मोटिवेटेड था, तो जैसे ही रिजल्ट यूपीएससी में जल्दी आ जाता है, प्रीलिम्स का रिजल्ट 20 दिनों में आ जाता है। जैसे आपने परीक्षा दी, 20 दिनों में पता चल जाएगा कि आपका क्वालिफाई हुआ कि नहीं हुआ। तो 20 दिन में पता चल गया, तो तुरंत मैंने जो क्वेश्चन पेपर उठाया और बिल्कुल दूसरे सिरे से मैं जुड़ गया कि इसमें गलती कहाँ रह गई, क्या मैं बेटर कर सकता था। कोई किताब मैंने कम पढ़ी, कोई मैंने टेस्ट सीरीज कम लगाई, मैंने क्या और बेहतर मैं कर सकता था। सारी कमियाँ पता चल गई। जैसे क्वेश्चन से देखा ना कि ये क्वेश्चन आया तो किस किताब से आया, या किस रिसोर्स से आया, तो क्या मैंने वो रिसोर्स पढ़ा था, या नहीं पढ़ा था, तो क्यों नहीं पढ़ा था, अब पढ़ना है, इस बार पढ़ना है। तो ऐसे मानसिक तनाव में तो नहीं था, और जबकि मैं और ज़्यादा उत्साहित था, मैं कहूँगा, और यही था। कुछ किताबें, टेस्ट सीरीज या कोचिंग, कौन सा योगदान बहुत ज़्यादा रहा? देखिए कोचिंग का भी योगदान होता है अपना, और टेस्ट सीरीज का भी, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो है आपकी खुद की मेहनत, आपकी सेल्फ स्टडी जो है। क्योंकि यूपीएससी जो है वो एक अथाह समुद्र जैसा, इसमें नॉलेज है और पढ़ने वाली चीज़ें हैं। कोचिंग आपको थोड़ा बहुत क्या होता है, गाइडेंस आपको दिखा देते हैं, लेकिन मैं अब फिर ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कोचिंग करनी है। गाइडेंस वो आपको कहीं से मिल सकता है, हो सकता है सीनियर से मिल सकता है, आपके फैमिली मेम्बर में कोई हो ऑलरेडी जिसने यूपीएससी पास किया, वो आपको दे सकते हैं। सिंस मेरी फैमिली में कोई नहीं था ऐसा,
आप और ये तो चलो तब भी कि आजकल तो यूट्यूब पर भी इतनी सारी फ्रीली कोचिंग एंड टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं कि आप वहाँ से गाइडेंस ले रहे हैं। ज़रूरी है आप खुद से कितने ईमानदार हैं। क्या बात है। क्या आप खुद चाहते हैं कि मुझे गाइडेंस मिले? क्या खुद आप चाहते हैं? कि आप चाहते हैं तो कोचिंग की गाइडेंस आपको चाहिए, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। गाइडेंस यू नीड, ऐसा नहीं कि आप दिल्ली जाएँ और तैयारी शुरू कर दें आपको आई, यू नीड गाइडेंस। लेकिन आप वो गाइडेंस आप अगर मेहनत करेंगे तो आपको फ्री भी मिल जाएगी, यूट्यूब पे मिल जाएगी। सीनियर आप लाइब्रेरी जाएंगे, सीनियर होते हैं, बहुत अच्छे से बताते हैं। तो इसका है। और टेस्ट सीरीज, हालांकि ये सब टेस्ट सीरीज वगैरह इंपॉर्टेंट होती हैं और ये भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती है, नॉर्मली आप अफोर्ड कर सकते हैं। इसमें देखिए यूपीएससी प्रैक्टिस वाली चीज़ है, आप कितना आपने प्रैक्टिस किया हुआ है। सिर्फ पढ़ते रहने से नहीं होता है। अगर आपने बहुत पढ़ लिया है लेकिन आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया है, आपने देखा नहीं है कि आप टेस्ट सीरीज, मतलब क्या होता है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी कितनी बुरी है वो जज करता है। तो अगर आप खुद पहले ही जज कर लें अपने आप को तो बेटर है। सीधा परीक्षा में जज होंगे आप तो वहाँ फेल हो जाएंगे। मेरे पास ना एक क्वेश्चन आया हाँ, दिल्ली से। जी वो लड़का बोल रहा है कि मेरे साथ में जो लाइब्रेरी है, कोचिंग सेंटर, वहाँ पे मुझे इतने लोग मिले, बहुत बहुत से नोट्स हैं उनके पास, हाँ, बहुत सारा, जी उनका स्टडी का टाइमिंग बहुत बड़ा है। जी मैं मेरे को ये देख के बोल रहा है कि घबराहट हो रही है। जी ये ऐसे मानसिक हालात से कैसे निकलना चाहिए? जी हाँ, ये मैंने भी कुछ जो हमारे बैच में एक साथी हैं उनसे भी ये बात मैंने सुनी है। वो कहते हैं कि दिल्ली में जाओ तो बड़ा मानसिक तनाव वाला माहौल जो है वो रहने लगा है। इसमें बहुत सारे बच्चे तैयारी करने वाले होते हैं, वो 12-12 घंटे, कुछ बच्चे तो इनफैक्ट ये भी करते हैं, जैसा फ्रेंकली मैं बोलूँगा कि वो रात भर लाइब्रेरी में ही है, वो लाइब्रेरी छोड़ के ही नहीं जा रहे हैं। थोड़ा होता है इसमें। मैं कहूँगा कि देखिए इसमें तनाव वाली बात नहीं है। सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको अपना 100% देना है। सामने वाला कितना अपना परसेंटेज दे रहा है, कितना मेहनत कर रहा है, वो तो आपके हाथ में एनी भी नहीं है। आपको उन चीज़ों को कंट्रोल करना है जो कंट्रोलेबल हैं, जो आपके हाथ में हैं। आपके हाथ में क्या है? खुद अपना 100% देना। ठीक है। आपको दूसरों से नहीं सोचना है कि कोई बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है। यूपीएससी तो इस डिज़ाइन पर बना ही नहीं है कि जो बहुत, लेकिन मैं एक बहुत सिंपल कॉलेज से, ग्वालियर की मैंने नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई की। बाकी अगर आप सिलेक्शन रेशियो वगैरह आप उठा के देखेंगे फैक्ट, तो आईआईटी, आईआईएम और जो डीयू, जेएनयू, यहाँ से बच्चे पढ़ के आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उतनी नहीं कर रहा हूँ। दिस थिंग्स डोंट मैटर। मैटर ये करता है कि आपने कितनी ईमानदारी से, कितनी मेहनत से, कितनी लगन से आपने पढ़ाई की है। कोई कितना पढ़ रहा है, कौन से उसके पास रिसोर्सेज हैं, वो सब ज़रूरी नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट ही एक किताब पढ़ने की है, आप उसी सब्जेक्ट की एक सामने वाला 3 किताबें पढ़ रहा है, इट्स नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। नॉलेज जो पूछेगा वो एक ही किताब से आना, तो आप और वो बराबर ही हैं। वो आगे नहीं बढ़ गया 3 किताबें पढ़ के आपसे, क्योंकि क्वेश्चन तो उतने ही पूछ रहा है। यूपीएससी क्या चाहता है? कैसा आदमी हो, स्टूडेंट जी कैसा हो? जी यूपीएससी, हाँ, सबसे बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। यूपीएससी यही चाहता है कि एक जो जो भी पर्सन या जो भी छात्र है, बच्चा है, जब वो आ रहा है सिविल सेवा में आ रहा, तो सबसे पहले हार्ड वर्किंग हो, अपनी जॉब के लिए कमिटमेंट हो, घबराए नहीं। देखिए यूपीएससी में 3 स्टेज हैं, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। कई बार ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं, मोर देन 50% बच्चे होते हैं जो इंटरव्यू देते हैं, बट दे डोंट गेट देयर नेम इन फाइनल लिस्ट। तो घबराए नहीं इसलिए होता है कि आप कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए आपके सामने, आप जब जिला प्रशासन आप चलाएंगे, आपकी बहुत बड़ी समस्या आपके सामने आ गई, तो आपको वहाँ पर घबराना, विचलित नहीं होना है, आपको तनाव नहीं लेना, आपको एकदम शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक उस समस्या का सामना करना है। तो एक तो घबराना नहीं है। दूसरी बात, आपको मेहनती बनना पड़ता है। अभी मैंने अभी हम अकेडमी में थे, ऑफिस ज्वाइन किए 4 महीने हमें हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ जो हमारी डीसी जो मैम होती हैं, जो हमारी ट्रेनर होती हैं, तो वो पूरा पूरा दिन काम करती हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे 7 बजे। उसके बाद भी कैंप ऑफिस में जाके काम करती हैं। तो आपको मेहनती होना है, मतलब आपको कमिटमेंट दिखानी है। और दूसरी सबसे आपको विकट या कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं है। तीसरी सबसे चीज़, ऑफकोर्स आपको अपनी ईमानदारी भी दिखानी है, एक अच्छे जो नागरिक होता है, क्योंकि चीज़ें यहीं से शुरू, जब आप ईमानदारी दिखाएंगे तो आप फिर नीचे, आपसे नीचे सारी जो पब्लिक है, आप उनसे उम्मीद करेंगे कि वो भी ईमानदारी दिखाएं, या वो भी एक जो अच्छे नागरिक बन के दिखाएं। क्योंकि अक्सर बोलते हैं कि दीपक के तले सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है। क्या बात तो है ना, जी। तो जो जो सबसे हाईएस्ट लेवल पे सिविल प्रशासन, हम पब्लिक के डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। तो इस सबसे ज़रूरी कि हम ईमानदार रहें, अच्छे नागरिक रहें।
कुछ किताबें रेफर करना चाहेंगे? देखिए रिसोर्सेज वगैरह इजीली आपको मिल जाते हैं, वेबसाइट वगैरह बहुत सारी हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट फिर भी मैं बोलूँगा कि मोर देन बुक्स मैं बोलूँगा जो भी छात्र तैयारी कर रहा है, पेपर हो सकता है अभी नहीं देना हो, 2 साल बाद देना, 3 साल बाद देना, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत सब लोग जरूर क्या डालें, बात है। डेली रेगुलर बिल्कुल। मतलब आज से आप 3 साल बाद भी पेपर दे रहे हैं ना, तो आप सोचेंगे कि अभी का पढ़ के हम क्या करेंगे, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, आपकी एक समझने की कैपेसिटी बढ़ती है, और आपका दिमाग जिन आयामों में सोचता है वो भी और विकसित होते हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत और अच्छा न्यूज़पेपर पढ़िए आप, इंग्लिश का हो सके तो और बेटर है, क्योंकि उसमें आर्टिकल वगैरह अच्छे आते हैं, इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ें। किताबें वगैरह जो हैं बेसिक बुक्स हैं, जो पॉलिटी के लिए हम लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री है, कुछ एनसीईआरटीज़ भी हैं, एनसीईआरटी? हाँ कुछ एनसीईआरटीज़ भी हैं, उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये सब रिसोर्सेज हैं, वो नॉर्मल रिसोर्सेज हैं, दे कैन फाइंड इजीली। जब आपका नाम आ गया लिस्ट में, जी। घर पे कैसा माहौल था? घर पे बहुत ही खुशनुमा माहौल था, उस टाइम मैं दिल्ली में ही था, क्योंकि क्या है कि रिजल्ट 30 मई को आया है और 5 जून को अगला अगला प्रीलिम्स होना था, तैयारी थी? तैयारी अगला प्रीलिम्स था। हम्म। देखिए अब इनके पता तो होता नहीं है, मैंने आप जैसा बताया कि इंटरव्यू से बहुत से लोग वापस आ जाते हैं, तो पता नहीं था कि नाम आएगा नहीं आएगा, तो अगला प्रीलिम्स भी देना है, आप ऐसे छोड़ नहीं सकते, तो उसके लिए पढ़ के रखना है। इंटरव्यू देने के बाद तुरंत अगले प्रीलिम्स की पढ़ाई में करने में लग गए, तो मैं दिल्ली में ही था, मैं घर पर नहीं था, तो घर मैंने फ़ोन पे ही बताया, तो अब मुझे एग्जैक्ट घर पे कैसा रिएक्शन रहा घर वालों का वो नहीं पता है। घर गए उसके बाद? मैं फिर प्रीलिम्स देने के बाद ही घर गया, 5 जून का प्रीलिम्स भी मैं दे दिया मैंने, तो मैं 7 तारीख को मैं घर गया, तुरंत अच्छा। मैं घर नहीं, रिजल्ट आने के तुरंत बाद एक हफ्ते तक मैं घर नहीं गया था। और माँ बाप का क्या रिएक्शन था? बहुत अच्छा, उन्हें मतलब मेरी मम्मी तो बहुत खुश रहती हैं, उन्हें बहुत गर्व होता है। देखिए जब चीज़ आप बहुत सालों से माँ बाप ने भी सोचा हो, आपने भी सोचा हो, जब वो फिर हासिल हो जाती है तो फिर उन्हें लगता है, पापा तो ये कहते हैं कि उनकी तो ज़िंदगी का जो मकसद था वो सफल हो गया है ना। आखिरी सवाल है मेरा, जी। कृष्णा पाल में बेसिकली क्या अच्छा है, कौन सी अच्छी आदतें हैं जिनके बलबूते पे आप आईएएस बने? मैं देखिए मैं कठिन परिस्थितियों से वही दोबारा रिपीट करूँ, मैं घबराता नहीं था। कोविड के सेकेंड वेव में इन 22 माय फादर गॉट कोविड क्रिटिकली इल, वो भर्ती भी हुए और करीब 15 दिन के आसपास वो भर्ती रहे अस्पताल में, और मैं उनके साथ में था। तो वहाँ से मैंने सीखा कि टाइम के साथ चीज़ें सही हो जाती हैं, सुधर जाती हैं, और आपको पैनिक होके कुछ भी डिसीजन नहीं कर लेना है, आपको मतलब एकदम मजबूती के साथ खड़े रहना है, चुनौती है तो आपको सामना करना है। दूसरा मैं जो है कि जो भी टास्क मेरे हाथ में है एट द मोमेंट, जो अभी है मेरे पास, अगर एक काम करना है तो आई सो माई फुल डेडिकेशन टू दैट टास्क, मैं उसको टालता नहीं हूँ, और मतलब अगर मेरा खुद का काम है तो मैं खुद से ही करने में भरोसा रखता हूँ, मैं वैसे उसको किसी और को नहीं करने को नहीं बोलता हूँ। बहुत अच्छा लगा। कोई कुछ कोई स्टोरी या कोई एपिसोड सुनाना चाहें आप एग्जाम के दौरान, कोई जिससे आपका हौसला बना रहा या कभी डीमोटिवेट भी हुए? बिल्कुल, हौसला बना रहे में तो मैं बोलूँगा कि जो मेरे जो दोस्त थे, हम 6 लड़के थे उस टाइम पे दिल्ली में, हम सब साथ में तैयारी करते थे। तो दोस्त जो तैयारी मेरी देखते थे, टेस्ट पेपर हम लोग सॉल्व करते थे, लगाते क्वेश्चन पेपर टेस्ट सीरीज आपने बोले, तो दे यूज टू मोटिवेट मी अलॉट। खासतौर पर जो मेरा रूम पार्टनर था, उन्हें इतना भरोसा था, आफ्टर गिविंग इंटरव्यू मैं बोलता था कि शायद नहीं हो पाएगा इस बार, एंड दे यूज्ड टू से नहीं, अगर तेरा नहीं होगा तो किसका होगा। तो मोटिवेशन मतलब उन्होंने, उनके रहते हुए तो मुझे मोटिवेशन की कभी कमी नहीं पड़ी। हम लोगों में कॉम्पिटिशन था, साथ सब पढ़ते थे, लेकिन हेल्दी कॉम्पिटिशन था बहुत, एक दूसरे को पीछे नहीं छोड़ना चाहते थे हम लोग। तो डीमोटिवेशन थोड़ा मेंस के टाइम, मेरा मेंस प्रिपरेशन बहुत अच्छा नहीं था, तो उसमें कई बार जब आप टेस्ट सीरीज आप लिखते हैं तो जो टीचर मार्क्स देने के साथ साथ वो अपने रिमार्क्स भी लिखते हैं कि इस आंसर में अच्छा था, ये कमी थी, इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कई बार वो रिमार्क्स क्या अच्छे नहीं आते थे, बहुत मोटिवेटिंग डीमोटिवेटिंग आते थे इनफैक्ट। कई बार लिखते थे कि आपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, आप जैसे पहला आंसर लिखा था, जैसे आपने पहली कॉपी लिखी थी आंसर कॉपी, आपने 10वीं आंसर कॉपी भी वैसी ही लिखी है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो एक दो चीज़ें थी जो बीच में डीमोटिवेटिंग थी। अ, तो बट फिर बाद में ये सोचा कि अब एग्ज़ाम तो देना ही है,
यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, एग्ज़ाम तो आपको देना ही है, तो अपना बेस्ट देते चलो 100%। इम्प्रूवमेंट होगा नहीं होगा वो बाद में देखेंगे। प्लान बी रखा था आपने? प्लान भी बिल्कुल मेरे पास था। मेरे पापा लॉयर हैं, प्राइवेट लॉयर हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट ही था, तो अभी नहीं, बट आफ्टर दिस अटेम्प्ट अगर नहीं हुआ होता तो मैं एलएलबी में एडमिशन लेता, आज मैं एलएलबी करता एंड देन आई वुड हैव मेड करियर इन लॉ फील्ड। बहुत अच्छा लगा आपसे बात। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कृष्णापाल जी राजपूत ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਐਸਡੀਐਮ ਨਾਲ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਏਡੀਸੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਣ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਗੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕੰਪਲੀਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੌਸਲਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।